हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। एज ये चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है तो हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ये है क्लास 5th आईसीएससी बोर्ड। So those students who are in ICSE board of class 5th can see this and all the question answers are solved in this. So let's start. First question, what are the natural resources? Name 3. तीन कौन कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज हैं? कोई भी तीन नेचुरल रिसोर्सेज आपको लिखनी है। एंड all here is the answer, all the natural things we use are our natural resources. जो भी हम नेचुरल थिंग यूज़ करते हैं डायरेक्टली, वो सभी चीज़ें हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एग्जाम्पल्स, 3 natural resources are as follows: air, water and soil. Here is the picture also. Air, we can't see air, we can just feel the air. And water is used for many things, it is the kind of liquid. And here soil, in soil we are growing plant, trees. In this way soil is very helpful for us. So let's go to next question. Next question, question number 2, how do plant protect the soil? Plant soil को किस तरह से protect करते हैं? So answer is plant protect the soil from erosion. प्लांट जो है सॉइल को बहने से बचाते हैं। इरोजन मीन्स बीइंग कैरीड अवे। जब बारिश आती है बहुत तेज तो मिट्टी जो है पानी के साथ बह जाती है, तो वो मिट्टी पानी के साथ ना बहे, प्लांट प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को, पानी के साथ बहने से रोकते हैं। सेकेंड पॉइंट, द रूट्स ऑफ द प्लांट होल्ड द सॉइल firmly एंड स्टॉप ऑफ फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे और ब्लोन अवे। तो जो रूट्स ऑफ द प्लांट होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, सो दैट सॉइल जो है पानी के साथ ना बहे या फिर हवा के साथ भी ना उड़े। इन दिस वे द प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द सॉइल। Here is the picture also. In this picture you can see the roots of the plant. Look at this roots. These are the roots of the plant. और ये चारों तरफ फैली हुई है सॉइल के, और जब बारिश होगी तो ये सॉइल नहीं बह पाएगी क्योंकि इसने जो है सॉइल को पकड़ के रखा है। That's why ना तो जब हवा चलेगी तेज तब भी ये नहीं उड़ेगी, और जब तेज बारिश भी होगी तो ये नहीं बहेगी। Let's go to next. Only some wild animals are of use to us directly. How are the rest are important? सिर्फ कुछ ही वाइल्ड एनिमल्स डायरेक्टली हमारे यूज में आते हैं, लेकिन अदर एनिमल्स कैसे हेल्पफुल हैं हमारे लिए, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी हमारी लाइफ में? लाइक लायन, वी आर नॉट डायरेक्टली यूजिंग लायन, सो हाउ लायन इज important in our life? And why government is saying them to protect the tiger, protect lion? Why government is saying like this? What is the reason? So here this question is also asking the same, how the rest are important, other animals हमारे लिए कैसे important है? So let's see what is the answer. First answer is written in point. See, whenever you feel that if the answer is too long, you just do one thing, convert the answer into the points, then it will be easier for you. First point is all organisms are linked together. जितने भी अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे छोटी चीज़ें हों चाहे बड़ी, वो सारी एक दूसरे से लिंक हैं। When even one organism vanishes from an area, the survival of many other organisms get affected. अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाती है एक एरिया से, वेनिशेस मतलब डिसअपियर हो जाना, ख़त्म हो जाना, एक एरिया से ख़त्म हो जाती है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो अदर ऑर्गेनिज्म भी अफेक्ट होती हैं। लाइक इफ टाइगर इज डिसअपियरिंग, सो द नंबर ऑफ रैबिट and the number of herbivores will multiply too much fast and they will eat up all the grass. So in this way the carbon dioxide cannot be absorbed. So in this way this vanishes of any of the organism
हमें भी अफेक्ट करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का खत्म हो जाना। थर्ड पॉइंट इज दिस अपसेट्स द एनवायरमेंटल बैलेंस, और अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाती है तो एनवायरमेंट बैलेंस भी जो है डिस्टर्ब हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, एंड सिंस वी टू आर द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट इट अफेक्ट अस, हम भी एनवायरमेंट का पार्ट हैं तो हम भी अफेक्टेड होंगे। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, you can also use pictures in your answers because from picture it is very easy to understand the answers. So for your understanding you can draw the pictures in your copy. Like sun is there, this sun is giving energy to this plant and these plants are making their food. When these plants are grown up, these small insects like bug, grasshoppers are eating this grass. Then the big animal, or you can say carnivorous one, are eating this herbivorous, like this chicken is eating this bug, and then this human being is eating this chicken. So if suppose any of this is not present, इस साइकिल में कोई भी एक चीज अगर खत्म हो जाए, like this bug is not present, so how this cock or hen will get the food, sufficient food? It will not get sufficient food. If it will not get sufficient food, it is not available for human being. ये भी खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे अगर इन्हें खाना नहीं मिलेगा तो, और इन्हें खाना नहीं मिलेगा तो ये भी खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे, तो ह्यूमन बींग्स जो इन पे डिपेंड हैं वो भी जो है कुछ टाइम बाद खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इन दिस वे जो है किसी ना किसी तरह से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर खत्म होता है तो ह्यूमन बींग पे भी अफेक्ट पड़ता है। Okay, some of you are not, means carnivore, some of you are not eating this, but then when those who are not eating this one, so this hen or cock will die and it will mix with the soil, and again that soil will give fertilizers to this plant and this plant will grow up. तो अगर ये बग ही नहीं होगा, हैन भी नहीं होगा, इसकी डेड बॉडीज नहीं होगी, सॉइल में फर्टिलाइजर नहीं जाएगी, हाउ दिस प्लांट विल ग्रो? सो ह्यूमन बींग्स आर ईटिंग दिस प्लांट। सो इन दिस वे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर ख़त्म होती है या डिसअपियर हो जाती है तो ह्यूमन बींग्स भी अफेक्टेड होते हैं और पूरा का पूरा साइकिल जो होता है वो पूरा अफेक्ट होता है और नेचर पर भी बुरा असर पड़ता है। इसीलिए छोटी से छोटी स्पीशीज को भी साइंटिस्ट बचा के रखने की कोशिश करते हैं। हाउ डू सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म? हाउ डू सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म? सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं? सो अगेन दिस प्रोसेस इज टू मच लॉन्ग, सो आई हैव कन्वर्टेड दिस आंसर इन 2 points. So 4 points are there. In 4 points, see how this sedimentary rocks is formed. First point, sedimentary rocks are made up of pieces of rock. सेडिमेंट्री रॉक्स जो है पीसेस ऑफ रॉक से बनती है, बड़े बड़े रॉक्स के पीसेस होते हैं उसी से बनती हैं। नेक्स्ट, पीसेस ऑफ रॉक्स आर लूजन्ड बाय वेदरिंग। जो रॉक्स के बड़े पीस होते हैं वो लूज हो जाते हैं वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स को ही जो है वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग कुछ नहीं है, रॉक्स, बड़ी रॉक्स का टूटना ही वेदरिंग कहलाता है। देन द रॉक इज कन्वर्टेड इनटू वेरी स्मॉल पीसेस नोन एज सेडिमेंट्स। और जब वेदरिंग हो जाती है तो बड़ी रॉक्स जो हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये छोटे छोटे टुकड़े ही सेडिमेंट्स कहलाते हैं। फोर्थ स्टेप, these sediments is buried deeply and pressed together and uniform and forming sedimentary rock. और फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये जो सेडिमेंट्स हैं छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं ये बहुत ही ज़्यादा डीपली दबते जाते हैं, दबते जाते हैं, दबते जाते हैं और ज़्यादा डीप दबने के कारण इनके ऊपर प्रेशर होता है, प्रेस्ड हो जाते हैं ये और क्या फॉर्म करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म करते हैं। नाउ दिस यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर। लुक एट दिस पिक्चर। In this mountain is shown. On this mountain very big rocks are there. So when this mountain rock is falling down from here, as you can see the arrow, so it will break into its path into small pieces and then come down. So here it will mix in the soil, and when it will go to the ocean, sediments are very heavy, so it will not flow, it will go deep inside
और डीप इनसाइड जब जाएंगे तो ये हैवी होने के कारण और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे और नीचे और नीचे, क्योंकि इनके ऊपर एक ईयर के बाद 2 ईयर के बाद एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, तो ये बरीड होते जाएंगे, नीचे धंसते जाएंगे. So one by one layer is forming above them and they are going deep inside. So over times of bottom layers turn into rock. और ये जो लेयर हैं, बहुत सारी लेयर, वो जो है रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी. And in this way sedimentary rocks are formed. I hope you understood the how this sedimentary rocks are formed. पहले जो है बड़ी रॉक सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हुई, सेडिमेंट्स ओशन में आके मिल गई, ओशंस में जब सेडिमेंट्स आके मिल गई तो उनके ऊपर मिट्टी की लेयर और अदर प्लांट्स की लेयर चढ़ती गई और बहुत ज़्यादा लेयर होती गई, जिससे कि जो पूरे सेडिमेंट्स थे वो नीचे 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 आते गए और बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जो है वो पूरा नीचे में आकर के जो है रॉक्स में कन्वर्ट हो गए. सो इन दिस वे सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड. Now next, how does the soil form from rock? Soil कैसे बनती है rocks से? So answer is, first of all you should know that soil is also made from the rock particle. Second, the breaking down of rock is called weathering. The breaking down of rock is called weathering. Third step, rock becomes weak and crack because of daily heating and cooling. जो रॉक्स थी वो बहुत ही वीक हो गई और उसमें क्रैक भी होने लगे, क्योंकि उसमें अर्थ जो है डेली हीट दे रही है उसको, डेली अर्थ में कूलिंग हो रही है. क्या होता है अर्थ में, जब सनरेज आती हैं तो अर्थ जो है हीट अप होती जाती है, और जब सनरेज नहीं रहती हैं तो अर्थ जो है कूल होती जाती है. सो इन दिस वे डेली क्या है, कूलिंग हीटिंग प्रोसेस चल ही रही है, तो जो रॉक है वो वीक हो चुकी है और क्रैक भी हो गई. तो ये थर्ड स्टेप है. फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, द रूट्स ऑफ द प्लांट ग्रोइंग इनटू द क्रैक्स एंड क्रैक्स इनटू रॉक्स ऑल्सो ब्रेक द सॉइल. जो रूट्स ऑफ द प्लांट, आपने देखा होगा कहीं कहीं दरारों में भी छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं, तो दरारों में अगर प्लांट से नहीं हटाया गया, दरारों में से प्लांट को नहीं हटाया गया, तो उसकी जड़ें जो है दरारों में इतनी अंदर तक घुसती जाएंगी वो कि दीवारों को फाड़ देंगी. तो इसीलिए जो रूट्स ऑफ प्लांट होती है वो अगर पत्थर पे जम गई तो उसके दरार में जम गई तो रूट्स जो है उसकी उस पूरी रॉक्स को भी जो है ब्रेक कर देगी इनटू पीसेस. When the loose pieces of rocks are carried and tumbled about rainwater, then they break further. This how soil form rocks over million of years. और जब ये जो लूज पीसेस हो जाते हैं, जब ये टम्बल होते हैं रेन वाटर के थ्रू, तो ये फिर से दोबारा टूटते हैं. एंड इन दिस वे जो है ये क्या फॉर्म करते हैं, सॉइल फॉर्म करते हैं ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स. सो here it is shown in picture. See, very big rocks are there when rain water is coming or rain is coming. So ये rocks में से small pieces निकल रहे हैं, और ये small pieces जो हैं जब ये पानी बहेगा तो बहुत ज़्यादा टम्बल होते हुए बह जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे very small pieces में, और बहुत सालों बाद जो है सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगे. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बड़ी रॉक्स जो हैं, ये पूरा एक पत्थर रहा होगा, इसमें जब ये प्लांट ग्रो होना शुरू हुआ तो एक क्रैक में ग्रो होना शुरू हुआ होगा. जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होता गया इसकी जड़ें और ज़्यादा बढ़ती गई, एंड these roots want to go deep inside and hence they are breaking the rock. Next, let's see next question. Name a non-metal and mention one of its uses. कोई भी एक नॉन मेटल का नाम बताना है और उसका वन यूज बताना है. सो वी हैव सीन सो मेनी नॉन मेटल्स इन द वीडियोस, सल्फर, phosphorus, carbon. So here I am writing first one is, that is phosphorus. This is the picture of phosphorus, red color phosphorus. And what is its use? Its use is to make matchstick. You have seen matchstick, उसके ऊपर में जो red color का लगा रहता है, that is the phosphorus. तो कहाँ यूज होता है फॉस्फोरस, मैच स्टिक्स बनाने में. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स आर हेल्पफुल
फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इन सो मैनी वेज. So there are so many points. I have written only 6. Any 5 you can write according to your will. And जब भी आप कोई ऐसा पॉइंट वाला आंसर लिखे तो उसमें एक दो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लिखने चाहिए, जिससे कि एग्जाम के टाइम आप जो है एक दो पॉइंट छोड़ भी दें तो भी आपका आंसर कंप्लीट ही लगे. लाइक दिस कैन बी ऑफ 5 marks क्वेश्चन. सो हियर any of the 5 point which you remember you can write. So here I have written 6 points. So first point is they give us wood and grasses to make paper. जो फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स होते हैं ये हमें जो है वुड भी देते हैं और ग्रास भी देते हैं, जिससे कि हम पेपर बना सकते हैं. सेकेंड पॉइंट दे गिव अस टिम्बर, फायरवुड एंड मेडिसिन. फॉरेस्ट से हमें जो है टिम्बर भी मिलता है, फायरवुड्स भी मिलती हैं एंड मेडिसिन भी मिलती हैं. थर्ड पॉइंट दे ऑल्सो गिव अस फ्रूट. फॉरेस्ट से देखा ही होगा आपने, फ्रूट्स के प्लांट भी होते हैं, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी हमें जो है फॉरेस्ट से मिल सकती हैं. फोर्थ पॉइंट दे आर नेचुरल होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. ये जो फॉरेस्ट होता है ये नेचुरल होम होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए. सारे वाइल्ड एनिमल्स वहाँ अच्छे से रहते हैं. दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एयर. जो एयर में जो गैसेस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस के बीच में बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? एयर करती है. एंड सिक्स्थ पॉइंट दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन. और ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, ये सॉइल को बहने से या उड़ने से बचाते हैं. इरोजन मीन्स बीइंग कैरीड अवे आइदर थ्रू रेन वाटर और थ्रू एयर. सो ये 6 पॉइंट हैं. यू कैन ऑल्सो मेक मोर पॉइंट्स, नो प्रॉब्लम, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही यूजेस हैं फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स का हमारी लाइफ में. लाइक दिस ग्रासलैंड्स आर यूज्ड फॉर ईटिंग ऑफ herbivorous animals. Herbivorous are those herbivores, those who are eating grass. These grasslands are helpful, and these forests are also helpful for food of these wild animals. Okay, let's go to the pictures. From pictures also it will be clear to you. See, we can make paper through the timber and grass which is available to us from the forest. Tissue paper is broadly used nowadays. That's why we are saying you to save paper so that you can save the trees. Many are wasting paper very carelessly. So जितने ज़्यादा पेपर हम यूज़ करते हैं या फिर केयरलेसली उन्हें फेंक देते हैं बिना यूज़ किए, इसका मतलब हम क्या है, हमने प्लांट्स, अपने ट्रीज़ को ही जो है कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, उन्हीं को ही फेंक रहे हैं हम बिना यूज़ किए. और बहुत ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज़ लगते हैं पेपर बनाने में. सो यू शुड रिस्पेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो. ये टिम्बर्स जो हैं बहुत बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनका तना रहता है. एंड दिस आर यूज टू मेक फर्नीचर्स, यूज टू मेक बिल्डिंग्स लाइक दिस. दे ऑल्सो गिव अस फ्रूट. बहुत डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी फॉरेस्ट में. और साइंटिस्ट जो है रिसर्च भी करते रहते हैं, क्या कोई नया स्पीशीज़ प्लांट का ग्रो हुआ है. बहुत सारी स्पीशीज़ नई प्लांट की ग्रो होते रहती हैं. एंड एज दिस इज होम टू एनिमल्स, सो लाइक दिस टाइगर, लायन, मंकी, एलिफेंट, बियर and this bird. These all animals, wild animals, are living together in single forest, and they maintain the balance of the nature also, because this carnivorous is eating the herbivorous one, and in this way they maintain the balance also, and they are happily living in this wild forest. This forest also maintain the balance of the gases. What these plants are giving oxygen, organisms are breathing in this oxygen and releasing carbon dioxide, and this carbon dioxide is balanced by this, absorbed by this plant and then again giving oxygen. So in this way it maintains the balance in the environment. And the major thing,
इट प्रोटेक्ट द सॉइल, सॉइल को भी ये पकड़ के रखती है, बहने नहीं देते हैं ये फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इन योर बुक, दैट इज फिलअप्स। फिलअप्स आर 7 फिलअप्स आर गिवन इन योर बुक, so let's start this fill up. First one is mixture of metals are called alloys. Mixture of metals are called alloys. So next one, when lava hardens it forms igneous. जब लावा हार्ड हो जाता है then it form igneous. Rock from which metals are taken out are called ओर्स। ऐसी रॉक्स जिसमें से मेटल्स निकाला जाता है, ऐसी रॉक्स को हम ओर्स बोलते हैं। फोर्थ वन, नेचुरल गैसेस इज ऑफन फाउंड विथ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के साथ ही हमें नेचुरल गैस भी मिलती है, क्योंकि वो नेचुरल है, हम उसे नहीं बना सकते, नेचर में ही वो पाई जाती है। तो जब हम पेट्रोलियम चीज़ें निकाल रहे होते हैं ऑयल वेल से, तभी हमें पेट्रोलियम के साथ ही जो है नेचुरल गैस भी मिलती है। सो नेचुरल गैस इज ऑफन फाउंड विथ पेट्रोलियम। Fifth one, the breaking down of rocks is called weathering. Rocks का छोटे छोटे पीसेस में टूट जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? Weathering. Organisms living in natural surroundings are called environment. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में रहती हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। मोस्ट मेथड्स ऑफ प्योरीफाइंग ओर्स इन्वॉल्व हीटिंग। जितने भी प्योरीफाइंग मेथड्स हैं, चाहे आप वाटर प्योरीफाई करने का ही मेथड ले लो, अगर आपके पास कोई केमिकल नहीं है या वाटर प्योरीफायर नहीं है, तो आप वाटर को प्योरीफाई करने के लिए हीट करेंगे, बॉईल करेंगे। तो ऐसे ही हमें कोई भी मेटल्स और ओर्स को प्योरीफाई करना है, तो हम उसको क्या करेंगे? हीट अप करेंगे। लाइक वी हैव टू टेकन आउट द आयरन फ्रॉम द रॉक, सो हम उसको क्या करेंगे? हीट अप करेंगे, जिससे कि आयरन मेल्ट होके अलग हो जाए और रॉक्स जो हैं अलग हो जाए। सो मोस्ट मेथड्स ऑफ प्योरीफाइंग ओर्स इन्वॉल्व हीटिंग। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, मिक्सचर्स ऑफ मेटल, जब टू या टू से ज़्यादा मेटल्स मिक्सड होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एलॉयज। और व्हेन लावा हार्डन्स इट फॉर्म इग्नियस रॉक। लावा जब हार्ड होता है तो ये जो इग्नियस रॉक फॉर्म करता है। रॉक फ्रॉम विच मेटल्स आर टेकन आउट, ओर्स, जिसमें से मेटल निकालते हैं, ओर्स कहलाते हैं। नेचुरल गैस फाउंड फ्रॉम पेट्रोलियम। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इज वेदरिंग। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन नेचुरल सराउंडिंग आर एनवायरनमेंट। मोस्ट मेथड्स ऑफ प्योरीफाइंग ओर्स इन्वॉल्व हीटिंग। लेट्स गो टू नेक्स्ट। In your book, next questions, choose the correct options are also given. Choose the correct options are also given. Let's start. First question is asking petroleum is purified in. पेट्रोलियम को हम किस में प्योरीफाई करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन, रिफाइनरीज, ऑयल वेल या माइंस। देखो सबसे पहले तो माइंस में से क्या होता है? कोयला निकाला जाता है, सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सेकेंड, ऑयल वेल्स। ऑयल वेल्स से भी हम पेट्रोलियम चीज़ें निकालते हैं, वी आर नॉट प्योरीफाइंग। नेक्स्ट, रिफाइनरीज। रिफाइनरीज ही वो जगह है जहाँ पर जो है हम रीफाइन करते हैं, चीज़ों को दोबारा से रीफाइन किया जाता है। रीफाइन मतलब दोबारा से अच्छा किया जाना। सो पेट्रोलियम इज प्योरीफाइड, पेट्रोल को हम प्योरीफाई कर रहे हैं, मतलब उसे और अच्छा बना रहे हैं, तो ये काम जो है रिफाइनरी में होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स चेक द आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, केरोसिन एंड डीजल कम फ्रॉम। केरोसिन मिट्टी तेल एंड डीजल कहाँ से बनता है या फिर कहाँ से आता है? क्या ये नेचुरल गैस से बनता है? नहीं, नेचुरल गैस तो एक काइंड की गैस है, एंड दिस टू आर द काइंड ऑफ लिक्विड। नो, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। कोल तो कोयला है और ये सॉलिड है, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ये दोनों तो लिक्विड है, तो सॉलिड से लिक्विड नहीं बना रहे हैं हम। पेट्रोलियम, यस दिस इज करेक्ट ऑप्शन। पेट्रोलियम से ही जो है केरोसिन एंड डीजल बनते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स चेक द आंसर। Yeah, option C is correct. Now next question. Due to heat and pressure, igneous rock change into. Pressure और heat के कारण igneous rock बदल जाती है। किस में बदल जाती है? Sedimentary rocks में, कोल में, metamorphic rocks में। पहली बात, कोल
जो है कोई भी काइंड की रॉक्स नहीं है, सो कोल इज रॉन्ग ऑप्शन। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स हमने देख लिया कैसे बनती हैं, जब पत्थर टूटते हैं और वो बरीड होते जाते हैं, तो ये भी नहीं है। मेटामॉर्फिक रॉक्स, यस, मेटामॉर्फिक रॉक्स ही फॉर्म्ड होती है जब इग्नियस रॉक जो है और दबते जाती हैं, तो ये कौन सी रॉक्स बनती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेट्स चेक द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ रॉक इज कोल? कोल जो है किस टाइप की रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक। एज वी हैव सीन इन प्रीवियस क्वेश्चन, मेटामॉर्फिक तो पॉसिबल ही नहीं है, इग्नियस ये भी पॉसिबल नहीं है। सो विच ऑप्शन इज लेफ्ट? सेडिमेंट्री। So option A is correct. Let's check the answer. Option A is correct. Next question. When an organism vanish from the world, it becomes. जब कोई भी ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है, पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है वर्ल्ड से, पूरे वर्ल्ड से, तो ऐसी ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड तो उन स्पीशीज को बोलते हैं जो खतरे में हैं। तो वैनिश और खतरा दोनों अलग चीज़ें हैं। बहुत सी स्पीशीज ऐसी हैं जिनके ऊपर लोग जो है हंटिंग करने में लगे रहते हैं, उनको किसी भी तरह से उनकी मतलब बॉडी पार्ट्स लाइक उनके हॉर्न्स, उनकी स्किन, ये सब बेचने के काम आती है, तो इस कारण से उनका नंबर कम होते जाता है। तो ऐसी स्पीशीज को एंडेंजर्ड कहते हैं। अभी वो ख़त्म नहीं हुई हैं, ख़त्म होने वाली हैं, बट इट इज़ आस्किंग वैनिश, मतलब पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं। सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड मतलब तो उसकी डेट ख़त्म हो जाना होता है, तो ये तो ऐसा वैनिश का मतलब ये भी नहीं होता कि एक्सपायर्ड। सो यर दिस आंसर इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ए ऑप्शन एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब हो जाता है खत्म हो जाना, दिखाई ही ना देना। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पूरे वर्ल्ड से खत्म हो चुके हैं, वैनिश हो चुके हैं, इनको क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज बोलते हैं। लाइक डायनासोर, डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज, पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। टाइगर, टाइगर इज ए काइंड ऑफ एंडेंजर्ड, नॉट एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड वर्ड वी आर यूजिंग फॉर मेडिसिन्स और एनी काइंड ऑफ फूड पैकेजिंग जिसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि ये कब ख़त्म होने वाला है। एंडेंजर्ड जो अभी ख़त्म होने की कगार पे, जिनके नंबर जो है काउंटिंग के बचे हैं, लाइक 4 लायंस, 4 tigers आर लेफ्ट इन द इंडिया, सो फ्रॉम इंडिया इट इज गोइंग टू डिसअपियर, सो दे आर एंडेंजर्ड। ओके, लेट्स चेक द आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन? इसमें से कौन सा चीज़ जो हमारे स्ट्रॉन्ग टीथ एंड स्ट्रॉन्ग बोन के लिए चाहिए रहता है? कार्बन, क्या कार्बन हमारे स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन के लिए चाहिए रहता है? नो, कार्बन इज अ काइंड ऑफ नॉन मेटल जो कोल, डायमंड, ग्रेफाइट ये सब में यूज होता है। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट एंड इट इज अ ब्लैक कलर थिंग। And let us see this C option, sulfur. Sulfur is also not, it is not used for making toothbrush. Phosphorus, yes, phosphorus is the correct answer. Phosphorus is needed for strong teeth and bones. Phosphorus की ही ज़रूरत होती है हमारे strong teeth and bones, इसीलिए हमें खाने में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए जिसमें phosphorus प्रेजेंट है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। और अगर आपको अपने टीथ और बोन्स स्ट्रॉन्ग बनाने हैं तो फॉस्फोरस इंक्लूड करना चाहिए अपने खाने में। अगर नहीं इंक्लूड करते हैं तो अभी से इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए। ऑलरेडी वी हैव सीन दैट फॉस्फोरस जो कौन कौन सी चीज़ों से मिल सकता है। सो दिस आंसर्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो योर चैप्टर इज ओवर, ओनली दिस मच क्वेश्चन आंसर्स आर देयर. If you understood the concepts
and all the question answers feel that it is easy. So subscribe to my channel so that you can see the next chapter question answer also. Thank you for watching the video. See you in the next video. Till that, bye bye.